हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर, यानी कि प्रशासनिक विधि पर है। क्योंकि ये प्रशासनिक विधि में ये मेरा दूसरा लेक्चर होगा पार्ट 2 के रूप में। पार्ट 1 मैंने बहुत पहले अपलोड किया था। क्योंकि बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वास्तव में स्टूडेंट के लिए ये टिपिकल है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ पाता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, और एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर है और बहुत कम ही दिन रह गए हैं। तो ऐसे में ये लेक्चर जो है एक तरीके से देखा जाए क्विक रिवीजन के रूप में होगा और उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस लेक्चर को ध्यान से देखें और फुल लेक्चर देखें और उसको सुने और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको नोट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक बार बताना चाहेंगे कि एडी लॉ और कॉन्स्टी लॉ से 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके पहले मेरा कॉन्स्टी लॉ का भी वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। और एडी लॉ का ये दूसरा पार्ट होगा, पार्ट 1 उसके पहले में उसको देखेंगे। तो दोनों पार्ट देख लेंगे और कॉन्स्टी देख लेंगे तो आपका 40 में 35 प्लस आना आपका निश्चित है, हो जाएगा, और आपकी सफलता जो है वो क्या हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एडी लॉ में क्या क्या चीज़ें देखना है, कौन कौन सी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके विषय में बताएंगे कि जैसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, ये भी पूछा जाता है, और उसकी डिफिनीशन एडी लॉ एंड डिफिनीशन ऑफ एडी लॉ बाय द डिफरेंट ज्यूरिस्ट। विभिन्न विधिशास्त्रियों के द्वारा जो एडी लॉ की परिभाषा दी गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरे पार्ट 1 लेक्चर में दी गई है। उसमें मैंने कुछ बुक्स को भी इंक्लूड किया हुआ, तो उसको आप ज़रूर देखेंगे। और एडी लॉ और उसका जो है वो सोर्सेज ऑफ एडी लॉ, ठीक है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। उसके बाद है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी कि प्रत्योजित विधान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रिट्स जो है आपको आर्टिकल 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट इशू होती है, 5 रिटें उनको पढ़ना आपको अच्छे है। और उसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेपरेशन ऑफ पावर, और लास्ट जो टॉपिक है वो लोकपाल और लोकायुक्त। इतना आप कुल 7 टॉपिक हैं, अगर उसको आप देख लेंगे तो आपका एडी लॉ अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में आज का लेक्चर इसी बेस्ड है, और ये शॉर्ट लेक्चर है, क्विक लेक्चर है, इसको आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम आते हैं कि रूल ऑफ लॉ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में और डेफिनेशन के बारे में मेरा पार्ट 1 लेक्चर में वो कंप्लीट किया गया, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है विधि का शासन। तो एक्चुअली विधि का शासन के बारे में आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है रूल ऑफ लॉ में। तो पहले पूछता है कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है किसका कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपको पता है, ये है बेसिक कंसेप्ट है, ये डायसी का है। डायसी जो इंग्लैंड के जूरिस्ट रहे हैं, विधिशास्त्री रहे हैं, उन्होंने रूल ऑफ लॉ विधि का शासन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और उनके सिद्धांत में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 बातें आती हैं, ठीक है, उसको आपको जानना है। पहली पॉइंट क्या है 3 बातों में, कि उन्होंने पहली बात क्या था कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ध्यान दीजिए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी विधि ही सर्वोच्च है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। पहला क्या कहा उन्होंने, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। देखिए, पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कि विधि की सर्वोच्चता। दूसरा क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समता, समानता। और तीसरा उन्होंने कहा था कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, वो जनरल लॉ का रिजल्ट है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ जनरल लॉ, यानी सामान्य विधि का परिणाम क्या है, संविधान है। ये 3 बातें उन्होंने कहा था अपने रूल ऑफ लॉ में। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस रूल ऑफ लॉ को जो है उसके कौन कौन से पॉइंट को भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इंक्लूड किया गया, अडॉप्ट किया गया है। तो आर्टिकल 14 आता है। आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो 2 कंसेप्ट लिया गया है। कौन कौन, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कि विधि की सर्वोच्चता, और दूसरा लिया गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता। इन सिद्धांतों को आर्टिकल 14 में क्या किया गया है, वो इंक्लूड किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछ देता है कि रूल ऑफ लॉ का में कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब देखते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है। कि आर्टिकल 14 में कहा गया कि जो भारत
के राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ दिया है कि जो भी पर्सन इंडिया में रहने वाले हैं रहते हैं, ठीक है, उनको क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन उनको क्या किया जाए, उसको स्टेट देने से क्या करेगा, मना नहीं करेगा, उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप आइए आर्टिकल 14 में, तो यहाँ पे क्या रहा है देखिए, पर्सन यूज हुआ है। इसका मतलब जो रूल ऑफ लॉ का पहला कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ में, वो क्या है, वो पर्सन दोनों पर लागू होता है, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, पहली बात। दूसरी चीज़ है आर्टिकल 14 में, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना होगा कि 2 पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ आपको पहले पता है कि रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है। ये किसके रूल ऑफ लॉ किसका है, डायसी का है। और डायसी ने कहा था, क्या कहा था कि रूल ऑफ लॉ में कि नो बडी इज एबव लॉ, यानी कि विधि से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, यानी एवरीबडी इज बिलो लॉ, सब लोग विधि के नीचे हैं। इसका मतलब क्या है कि राज्य जो है कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो व्यक्तियों के आधार पर भेदभाव करता हो, कि कोई विधि इस व्यक्ति पर लागू होती है और कोई विधि लागू नहीं होती। जिसमें सिंपल लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति है, एक आम रिक्शा मैन है, ठीक है। अब जो भी लॉ बनाई जाएगी रूल ऑफ लॉ के तहत, इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत, वो भारत के राष्ट्रपति पर जितना लागू होगी उतना ही वो एक रिक्शा मैन के ऊपर, एक आम पब्लिक मैन जो होता है उसके ऊपर भी लागू होगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये अलग बात है कि कुछ प्रेसिडेंट को कुछ प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है, तो उसको छोड़ करके बाकी विधि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ जो पहला कंसेप्ट क्या है वो देखा जाए तो वो क्या है, नेगेटिव कंसेप्ट है, नकारात्मक धारणा। क्यों? क्योंकि स्टेट के ऊपर क्या करता है, वो लायबिलिटी लगाता है, ऑब्लिगेशन लगाता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा आता है टॉपिक आर्टिकल 14 में कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो मतलब जो भी विधियाँ बनाई जाएंगी उनको इक्वली प्रोटेक्ट की जाएंगी, यानी प्रोटेक्शन के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 14 आपको रूल ऑफ लॉ का एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ ये भी बताते हैं कि इस आर्टिकल 14 का क्या है, यहाँ पे कुछ एक दिया है कि इसको क्लासिफाई किया जाता है, एक्सेप्शन है। आर्टिकल 14 क्या अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसका एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है कि इसमें 2 आधार पे वर्गीकरण किया गया, 2 आधार पे, क्या कि जो क्लासिफिकेशन अगर करना है, उसका एक्सेप्शन देना है, तो पहला क्या होना चाहिए, वो टेलिजिबल इनर्शिया पर होना चाहिए, यानी बोधगम अंतरक पदार्थ होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्या है कि क्लासिफिकेशन में और इसके पर्पज में क्या होना चाहिए, रीजनेबल रिलेशन होना चाहिए, यानी कि उनके ऊपर युक्त समझना चाहिए। अगर ये 2 बातें हैं तो आर्टिकल 14 के तहत वर्गीकरण किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि अब देखते हैं इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखना एक चीज़ है कि इसमें कुछ केस लॉज हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, और ये हर बार पूछता है। ठीक है, इसको आपको समझना होगा, अगर नहीं समझेंगे तो आप गलती कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपका एडी लॉ जो है ना, देखा जाए तो 70% का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को मिला करके पढ़ना है। एडी लॉ कोई अलग ज़्यादा नहीं है, कुछ टॉपिक छोड़ करके एडी लॉ का कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, पहला केस लॉ है कि AP रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य, EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस है, 1974 का केस है। और इसमें जस्टिस PM भगवती ने क्या किया है, इसमें जो है वो देखा जाए तो इसका एक एक्सेप्शन किया है आर्टिकल 14 का। ठीक है, और ये किस पर बेस्ड है, नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा, अब आप रूल ऑफ लॉ को नेचुरल जस्टिस से पढ़ेंगे, ये नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड, यानी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया कि जो समता है एक गतिशील अवधारणा है। मतलब क्या है, जो इक्वलिटी है वो क्या दिया जाए, देखा जाए कि ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है। ठीक है, और इसको किसी पर्टिकुलर वे में लिमिट नहीं किया सकता, उसको प्रतिबंधित नहीं किया सकता कि यही समता है, बाकी समता नहीं है। क्योंकि अगर जहाँ पे इक्वलिटी को बांधा जाएगा तो वो क्या होगा, वो आर्बिट्री होगा, वो मनमानापन होगा। इसलिए समता क्या है, एक गतिशील अवधारणा है और उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस है आपका मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के केस है, ये 1978 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें भी इसी बात को कोर्ट ने क्या किया था, कोरबरेट कर दिया था, कंफर्म कर दिया था। और इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का मामला है, ये भी 1974 का केस है। तो इन केसेस में बेसिकली क्या है, ये समता की अवधारणा को, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट को क्या किया है, इसमें जो है वो सेटल किया गया है। ठीक है, ये आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपका रूल ऑफ लॉ हो गया। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ के साथ साथ अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो दूसरा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कहता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है कि प्रत्यायोजित विधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक दो क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाता है। तो पहली बात तो आपको यहाँ समझना होगा कि विधान क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो आपको पता है कि जो लोकतंत्र होता है, जो डेमोक्रेसी होती है, वो उसके 3 पिलर होते हैं। पहला पिलर लेजिस्लेशन यानी कि विधायन या विधायिका, दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, तीसरा जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। ये 3 पिलर होते हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। पहले पिलर में हम आते हैं लेजिस्लेशन में। लेजिस्लेशन मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, ये कानून बनाने वाली संस्था है। इसका काम क्या है, कानून का निर्माण करना। ठीक है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, ये कानून को लागू करती है, इन्फोर्समेंट करती है, इसको एक्टिव बनाती है। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा है जुडिशरी का रोल होता है कि जुडिशरी जो करती है, जुडिशरी में का क्या रोल है कि वो जो भी द लॉ विच आर मेड बाई लेजिस्लेशन इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो लेजिस्लेशन ने जो लॉ बनाया है वो संविधान के अकॉर्डिंग है कि अगेंस्ट है संविधान के। अगर अगेंस्ट है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देता है। यानी चेक और बैलेंस करने की ड्यूटी किसके पास है, जुडिशरी की है। तो ये तीनों पिलर को यहाँ पे जानने की जरूरत थी और ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि कभी कभी लेजिस्लेचर के पास क्या होता है, समय नहीं होता लॉ बनाने का, टाइम नहीं होता है, कुछ तकनीकी मैटर होते हैं, कुछ टेक्निकल मैटर होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करता है, वो लॉ बनाने का जो राइट है वो क्या करता है, पावर क्या होता है, डेलीगेट कर देता है, दूसरे बॉडी को डेलीगेट कर देता है। इसी को बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी कि प्रत्योजित विधान बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब जो प्रत्योजित विधान वही कैसा होगा, वो कंडीशनल, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं होगा जिस बारे में लॉ दिया जाएगा बनाने के लिए वो डेलीगेटेड बॉडी जो है वो उसी बारे में लॉ बनाएगी। अगर उसे डिफरेंट लॉ बनाती है तो वो लॉ क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को भी समझना है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में, क्योंकि एग्जाम पूछ देता है। सबसे बड़ी चीज़ एक बात और जानना है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे कौन कंट्रोल करने वाला अथॉरिटी कौन है। तो पहली अथॉरिटी है पार्लियामेंट, उसमें पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है यानी संसद कंट्रोल करती है। दूसरा जुडिशियल कंट्रोल होता है यानी न्यायपालिका कंट्रोल करती है। ये दोनों जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर कंट्रोल करते हैं और इनको नियंत्रित करते हैं और ये लॉ बनाने की चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करती है। ये बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये रूल ऑफ लॉ और ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि कुछ चीज़ और भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, कि अब जैसे मान लीजिए कि अब तीसरा कंसेप्ट आपका है क्या है, वो है आपका है रिट्स। रिट भी पूछता है। रिट को क्या बोलते हैं, जुडिशियल आर्डर बोलते हैं। मतलब क्या है, रिट का मतलब क्या है, न्यायिक आदेश। ठीक है, ये जिसे जुडिशियल ऑर्डर बोलते हैं। तो रिट कब जारी की जाती है, कब इशू की जाती है, तो इसके लिए ये दिया गया है कि पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसी परिस्थिति में क्या होती है, कोर्ट जो है रिट इशू करते हैं, रिट जारी करते हैं। और रिट मतलब होता है एक तरीके से रेमेडी, एक उपचार होता है। ठीक है, अब रिट इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट दी गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दी गई, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट को दी गई है 226 के तहत। इन दोनों को रिट इशू करने की पावर है, ये चीज़ आप जानेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिट जारी करते हैं वो रिट कितने तरीके की होती है। तो रिट की संख्या 5 है, ध्यान दीजिएगा। पहली रिट, देखिए पहली रिट क्या है, हाईबियस कॉर्पस पे है यानी बंदी प्रतिष्ठीकरण की होती है। ठीक है, दूसरी रिट आपकी होती है वो मैंडामस होती है यानी कि परमादेश। और तीसरी रिट क्या होती है, प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। और जो चौथी रिट है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, वो से क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण
यानी कि सर्सरी होती है, और जो पांचवी रिट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जिसे बोलते हो कोरंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा। यानी ये जो पांचें रिट हैं क्या हैं, वो व्यक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देती हैं कि उनके अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो उसके एवज में उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। और ये इन्फोर्समेंट कौन करेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या तो हाई कोर्ट करेगा। तो दोनों को पावर दी गई है, लेकिन पावर के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी पावर ज़्यादा दे दी गई। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन में करता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन के साथ साथ और भी कोई लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो वहाँ पर भी क्या कर सकता है हाई कोर्ट, वहाँ पर भी रिट जारी कर सकता है, रिट इशू कर सकता है, और यही रिट 5 रिट होंगी। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ और क्लियर करेंगे कि आर्टिकल 139 सुप्रीम कोर्ट को रिट के मामलों में थोड़ी शक्ति और भी दे देती है, क्योंकि जहाँ पे आर्टिकल 32 और 226 के तहत जहाँ हाई कोर्ट को थोड़ी पावर ज़्यादा होती है, वहीं भी इसको आर्टिकल 139 जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट की पावर थोड़ा और दे करके उसको बैलेंस कर देती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 139 भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, कि कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट के मामले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर दी गई है, तो वो है आर्टिकल 139। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो अब ये जो केसेस मैंने बताया उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा, अब इसमें रिट में देखिए 5 रिट हैं, थोड़ा संक्षिप्त बताते हैं, क्योंकि ये रिट का कंसेप्ट आप मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लेक्चर में देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे डील किया गया है, लेकिन इसमें भी आपको शॉर्टकट बता देते हैं। देखिए, पहली रिट होती है हैबियस कॉर्पस, जिसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को क्या कर दिया गया है, बंदी बना दिया गया है, और उस बंदी व्यक्ति को इस रिट के द्वारा या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, वो अपने सामने उपस्थित कराता है। लेट द प्रिजनर बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, मतलब बंदी को हाजिर करिए। किस लिए हाजिर करिए, क्योंकि कोर्ट क्या करता है, उसकी गिरफ्तारी का जांच करता है कि उसकी जो अरेस्ट है या जो डिटेंशन है वो कैसी है, लॉफुल है कि अनलॉफुल। अगर वो अनलॉफुल डिटेन किया गया है या अरेस्ट किया गया है तो कोर्ट उसको रिलीज कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट केसला है। कौन सा केसला है, वो है कि कानू सान्याल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग का केस है। इसमें कहा गया है कि किसी भी अरेस्टेड पर्सन को, डिटेन पर्सन को, जब ये रिट जारी होती है हबियस कॉर्पस का, तो उसको उस समय न्यायालय के सामने अपीयर करना जो है कंपलसरी नहीं है। बिना अपीयर किए भी कोर्ट जो है वो हैबियस कॉर्पस रिट इशू कर सकता है। ये केस आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कानू सान्याल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग का केस है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा रिट आती है जो कहती है मैंडामस, यानी कि परमादेश, यानी कि ये परमादेश है, कोर्ट इसमें आदेश देता है किस बात की, कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पब्लिक सर्वेंट है या जिसको पब्लिक ड्यूटी इम्पोज की गई है किसी लॉ के द्वारा। ए पर्सन हु हैज़ ड्यूटी टू परफॉर्म हिज लॉफुल ड्यूटी, और अगर उसे लॉफुल ड्यूटी को वो क्या करता है, परफॉर्म नहीं करता है, तो इस रिट के द्वारा उसको आदेश देता है, कोर्ट आदेश देता है वो अपना जो लॉफुल ड्यूटी करे। ये लेकिन एक शर्त ध्यान दीजिएगा कि किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट मैंडामस रिट जारी नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी आता है कि किसके खिलाफ जारी होती है, कौन जारी नहीं कर सकता है, तो प्राइवेट पर्सन के लिए नहीं होती, क्योंकि ऐसा पर्सन हो जिसको कोई पब्लिक ड्यूटी दी गई हो किसी लॉ के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोहिबिशन और सर्सरी की बात करती है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध, और सर्सरी का मतलब होता है उत्प्रेषण। इन दोनों रिटों को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये अक्सर प्री और मेंस में पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो इंटरव्यू में भी बहुत क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और इंटरव्यू बोर्ड आपसे जानना चाहता है कि आपका रिट के मामले में कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, जितनी अच्छी क्लियरिटी होगी उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, इसलिए आपको आप कैसे करेंगे, आप अपने कंसेप्ट प्री से लेकर इंटरव्यू तक क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, हम देखते हैं कि प्रोहिबिशन और सर्सरी रिट में क्या अंतर है, यानी प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में। जो प्रोहिबिशन रिट होती है वो बेसिकली ज्यूरिडिक्शन के बेस्ड पर होती है, यानी कि जब कोई कोर्ट बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन काम करता है, यानी ज्यूरिडिक्शन से बाहर काम करता है, जिस केस में उसकी सुनवाई करने का वो ज्यूरिडिक्शन नहीं, फिर भी उसकी सुनवाई करता है, ट्रायल स्टार्ट कर देता है,
तो इस कंडीशन में हायर कोर्ट क्या करता है, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक इस रिट के द्वारा उसको क्या कर देता है, उसको काम मामले की सुनवाई करने से तुरंत इमीडिएट रोक देता है, स्टॉप कर देता है कि भाई आपके क्षेत्र का मामला नहीं है, इसलिए आप उस पर सुनवाई करना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे प्रोहिबिशन बोलेंगे। लेकिन अगला स्टेप क्या होता है कि अगर वो कोर्ट जो है मामले की सुनवाई आगे कर चुका है, जजमेंट डिलीवर कर दिया है, तो उस कंडीशन में सर्शियरी रिट जारी की जाती है, उत्प्रेषण रिट की जाती है कि अब मामला अगर हो गया तो वो डिलीवर ना हो, वो इन्फोर्समेंट ना हो, इसलिए उसको क्या कर सकता है, नल एंड वाइड कर देता है, उस जजमेंट को नल एंड वाइड कर देता है और उस कोर्ट को रोक लगा देता है कि आप इसको इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन नहीं करेंगे। तो प्रोहिबिशन पहले स्टेप की रिट है और सरसरी उसके अगले स्टेप की रिट है। ठीक है, और दोनों रिटें क्या हैं, देखा जाए तो जुडिशरी रिट बोली जाती है, न्यायिक रिट कही जाती है। पूछा था कि व्हिच रिट्स आर कॉल्ड जुडिशरी रिट, तो उसका आंसर होगा प्रोहिबिशन एंड सरसरी, यानी कि प्रतिषेध और प्रेषण को न्यायिक रिट कहते हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान समझिएगा। और दोनों में डिफरेंस क्या आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे लास्ट रिट है उसका नाम है कोरंटो यानी अधिकार परीक्षा। ध्यान दिएगा कि जब कोई व्यक्ति when a person has acquired any public post without unlawful ground, then the court issuing by this writ removed him from his post or office। अगर कोई व्यक्ति किसी लोक पद को या किसी संवैधानिक पद को बिना किसी विधिक अधिकार के क्या कर लेता है, हथिया लेता है या हड़प लेता है, और कोर्ट उससे उसका आधार पूछता है, अगर वो वैलिड ग्राउंड देने में विफल होता है, फेल होता है, तो कोर्ट उसको उस पद से हटा देता है। इसी को बोलते हैं अधिकार परीक्षा। कोर्ट पूछता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका अधिकार क्या है, आपने इस पोस्ट को कैसे, आपने इस पोस्ट को क्या किया है, इस पर आप हड़पे हैं, आप अपने इस पोस्ट पे काबिज कैसे हो, आपका अधिकार क्या है उसको बताइए। अगर व्यक्ति अधिकार नहीं बता पाता तो कोर्ट उसे हटा देता है। तो ये 5 रिट होती हैं, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इस पर केस ला है, जैसे सुनील बत्रा का केस आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 1-2 केसेज हैं, आप उसको अच्छे से देख लेंगे। एडीएम जबलपुर का भी केसेज है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब रिट के बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये आपका देख लीजिए, ये 4th पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है और लोग इसको क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप गलती करेंगे तो यकीन मानिए फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि एडी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 20 और 20 का मतलब 40 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन आपकी मेरिट को क्या कर सकता है, आपका प्री जो है वो श्योर कर सकता है। इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ट्रिब्यूनल जो है पहले यानी कि जिसे बोलते हैं अधिकरण, इसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी प्रशासनिक अधिकरण क्या होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 323A में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि अनुच्छेद 323A में दिया गया है और यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इट हैज़ बीन एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। ठीक है, और इसमें क्या करता है, इसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या करे, कॉन्स्टिट्यूट करे, इस्टेब्लिश करे, यानी कि प्रशासनिक अधिकरणों का क्या करे, वो स्थापित करे। और ये प्रशासनिक अधिकरण क्या करेंगे, जो सेवा के मामले होते हैं, जो सेवा शर्तें होती हैं, उन सब विवादों को ट्रिब्यूनल के माध्यम से सॉल्व किया जाए। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद क्या रखना है कि पार्ट 18A में जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन है, 323A है, और ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है इसमें। 323B यानी 323B में वो सब्जेक्ट दिए हैं, ग्राउंड दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं कि कब किन किन टॉपिकों को एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल होगा क्या करेगा, वो सुनवाई करेगा। तो इसमें दिया गया जैसे कर संबंधी विवाद, कोई टैक्सेशन का मामला है, डिस्प्यूट में है, ठीक है, या कोई ऐसा लेबर डिस्प्यूट है, इसको भी देखा जाता है इसमें। ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
और भी हैं। मतलब पहला आपने देखा कि प्रशासनिक अधिकरण 323A में है, जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों के बारे में, उनकी सेवा शर्तों के बारे में सुनवाई करता है। और 323B में क्या दिया है कि अन्य विषय के लिए, इससे अलावा जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए भी ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया जाएगा 323B के तहत। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? टैक्स का मामला होता है, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, कोई लैंड रिफॉर्म एक्ट पास हुआ उसके बारे में हो जाता है, और कोई भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन में कोई इलेक्शन संबंधी डिस्प्यूट आता है, उसमें भी ये चीज़ क्या होता है, सुनवाई किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको 323A और 323B भी देख लेंगे एक बार अच्छे से, और बैलेंस संशोधन के द्वारा, और पार्ट 18A इनको आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें और बताना है। इसमें चीज़ें क्या क्या देखी जाती हैं कि इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक इसमें चेयरमैन होता है, और इसके जो है इतने ही वाइस चेयरमैन और जुडिशियल मेंबर भी होते हैं। ध्यान, जितना स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करना मुनासिब समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आपको एक टॉपिक और बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया। फिर यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बाद आप देख सकते हैं लोकपाल। लोकपाल वाला एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट 2013 बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम एक्ट जो है 2013 में आया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2016 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है। तो आप इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले बात बता दें कि जो लोकपाल है उसको ओम्बुड्समैन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ओम्बुड्समैन जो होता है वो, उसकी संकल्पना जो है 1809 में 1809 में स्वीडन में आती है। यानी कि सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला ओम्बुड्समैन कहाँ पे अपॉइंट हुआ था? स्वीडन में हुआ था 1809 में। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद भारत में क्या होता है, और भी कई राज्यों में, करीब 7 या 8 राज्य हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम राज्यों में 7-8 राज्यों में क्या हुआ है कि ये पहले ही उसी समय बना दिया गया था। कौन? ओम्बुड्समैन, ठीक है। भारत में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया 1966 में, ठीक है। और उसी ने लोकपाल और लोकायुक्त के पद की सृजन किया। ध्यान दीजिएगा कि जो लोकपाल लोकायुक्त का जो पोस्ट है वो किसने क्रिएट किया, किसके रिकमेंडेशन क्रिएट किया गया? ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में पूछता है, ठीक है। और उसमें चूंकि 1968 में इंडिया की पीएम इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने क्या किया कि उनकी अनुशंसा पर जो लोकपाल विधेयक पेश किया गया, लेकिन वो विधेयक पारित नहीं हो पाया। कुछ मामलों टेक्निकल फॉल्ट हो गई, इसलिए रुक गया। लेकिन 47 वर्षों के बाद यह 2013 में एक्ट जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया, और उस पर प्रेसिडेंट ने अपने सिग्नेचर भी कर दिया। तो इसमें भी देख लीजिएगा, इसमें बेसिकली कुल 63 सेक्शंस हैं टोटल, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा ये 15 चैप्टर भी हैं, इसमें 15 चैप्टर्स भी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कभी कभी पूछ देता है। लोकपाल और लोकायुक्त का जो सिलेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? उनके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है, चयन समिति होती है। आप इसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ ये देखना है कि लोकपाल अधिनियम जो है वो कहाँ पे लागू नहीं होता, किन लोगों पर लागू नहीं होता, ये भी पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर ये लागू नहीं होता है। दूसरा, लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तीसरा दिया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस, यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के ऊपर भी ये लोकपाल अधिनियम लागू नहीं होता है, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी लागू नहीं होता है। और पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और उसके मेंबर्स पर भी यह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम लागू नहीं होता है। तो इसको आप अच्छे से जान लीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम में पूछ देता है किस पर लागू होता है, किस पर लागू नहीं होता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है।
इसके अलावा थोड़ा सा ये देखना है कि लोकपाल लोकायुक्त की शक्तियाँ क्या हैं, पावर्स क्या हैं, इसको आप थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, देखिए पावर क्या है। तो पहली बात ये जान लीजिएगा कि इनको जो है सीआरपीसी के तहत दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इनको जो प्रोसिक्यूशन होता है उसको मंजूरी देने की शक्ति दी गई। ध्यान दीजिएगा, इनको पावर दी गई है प्रोसिक्यूशन किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट वो प्रोसिक्यूशन की मंजूरी दे देते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये अभिकरण को यानी इसको इस लोकपाल को दस्तावेजों की तलाशी लेने का भी अधिकार है और उनको ग्रहण यानी उनको क्या करें सीज करने की पावर, अब ग्रहण करने की पावर। ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा लोकपाल क्या है, सीपीसी के अंतर्गत सभी शक्तियां प्राप्त, उसको ध्यान दीजिए, सीपीसी के तहत सभी शक्तियां उसे प्राप्त है। ठीक है, और वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, और इंक्वायरी कर सकता है, सारी चीज़ कर सकता है। लेकिन वो 90 दिन के भीतर क्या करेगा, कोई भी ऐसी चीज़ होगा इसलिए अंतिम से कुर्क कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, 90 दिन तक के लिए उसके पास किसी प्रॉपर्टी को कुर्क करने का पावर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को करप्शन के आधार पर या किसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में किसी उस पे आधार पर है तो वहाँ पर भी ये लागू होगा। तो इतना आपको जानना है कि लोकपाल और लोकायुक्त के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो सिलेक्शन कमेटी है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन होता है ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें बता दें कि उसमें एक कह दिया गया है कि विपक्ष का तो होता ही होता है, उसके अलावा जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका भी जो नेता होता है उस भी एक लोकपाल के सिलेक्शन कमेटी में एक मेंबर होता है। ये अमेंड करके 2016 में जोड़ा गया है। तो एक दो पॉइंट जो जोड़ा गया उसको भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में नियम दिया गया है। ठीक है, और राज्य विधानमंडल की जहाँ पे बात हुई यानी लोकायुक्त के बारे में जहाँ बात हुई तो ये भी जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 14A में जोड़ा गया है। क्या, लोकायुक्त के बारे में, विधानमंडलों के बारे में दिया गया है कि क्या होगा, वो लोकायुक्त के बारे में वो प्रावधान करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप इसको याद कर लेना है दोनों आर्टिकल्स को। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकपाल, लोकायुक्त और लोकपाल लोकायुक्त जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इनकी शक्तियाँ भी आपको पता है। थोड़ा सा कुछ आ जाता है कभी कभी कि न्यायिक सक्रियता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रशासनिक लॉ का भी सब्जेक्ट है, उसमें भी आता है न्यायिक सक्रियता और लोकहितवाद। PIL आपको पता है कि PIL का कंसेप्ट क्या होता है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिस्टम जो है अमेरिका से लिया गया है, PIL का कंसेप्ट जो है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करता है कि यह देखा जाए तो यह एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण विषय जो होता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, न्यायालय में एक PIL फाइल कर सकता है और सभी व्यक्तियों के कॉमन इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, इन्फोर्समेंट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बात कहा गया है कि FC गुप्ता बनाम भारत संघ, SC गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया का केस में 1982 के मामले में भी इसको दिया गया है। तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, और इसमें पत्र के माध्यम से जो है PIL का कंसेप्ट आया सबसे पहले। तो ये सब सारी चीज़ों को देख लेंगे कि क्या है कि ये लोकहितवाद है। और कभी कभी जो होता है आर्टिकल 33(1) में देखिए यहाँ पे थोड़ा कहता है ना कि यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की गई, न्यायिक सक्रियता की बात की गई है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको देखना है। और न्यायिक सक्रियता का उद्भव क्या है, ये देखा जाए जुडिशियल रिव्यू है। जब कोर्ट जुडिशियल रिव्यू पावर करता है तो समझ लीजिए क्या है, वो कहीं न कहीं जुडिशियल एक्टिव हुआ है। तो ये न्यायिक सक्रियता का यहाँ से कंसेप्ट है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट कहाँ कहाँ दिया गया इंडियन भारतीय संविधान में, आर्टिकल 13, 32, 226 और 136, यानी कि 13, 32, 226 और 136 में न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की गई, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है और ये पावर इसको दी गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। ठीक है, तो इसको आप इतने से देख लेंगे और अच्छे से दोहरा लेंगे। और ये शॉर्ट लेक्चर में उसके साथ साथ आप क्या करना है, बिहार जुडिशरी के पेपर को आपको सॉल्व करना है अच्छे से। और बिहार जुडिशरी के पेपर के साथ साथ आपको क्या करना है,
कि जो भी क्वेश्चन आया है उसको पुराने साल का रिपीट करना है, प्लस इन टॉपिकों पर कुछ केस ला जो मैंने बताया, कुछ केस ला और अच्छे से देख लेंगे और पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो आपका 40 में 35 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर भी इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो इन दोनों को अच्छे तैयार कर लीजिए। मेरा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ का लेक्चर उसको ज़रूर देखेंगे। अगर उसको भी देख लेंगे तो और बाकी एक पार्ट 1 लेक्चर भी है, पार्ट 1 पार्ट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, एक लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का देखेंगे तो आपका 40 में आपको पूरी सहूलियत होगी कि आप 35 प्लस मार्क्स पा सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को, जो लोग नए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है भले हमारे चैनल को देखते हैं वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए एक लेक्चर और अच्छा बनाऊं और आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिले। थैंक यू।